हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे आपकी शॉर्ट स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड की। और इसमें से आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। देखिए एक बार आप अपना सिलेबस आपको बता दें। आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी करवा चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बता चुके हैं। यूनिट सेकंड में आपका ये हमारा सेकंड वन है। इसमें हेनरी जेम्स आपका हो चुका है। पेस्ट के भी आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चंस बता चुके हैं। अब ये हमारा यहाँ पर ओ हेनरी अमेरिकन, ओके। और ये है आपका चैप्टर, इसमें आपका फोर्थ चैप्टर है। यहाँ पर यूनिट सेकंड में सेकंड बैठता है टेलीमेकर्स फ्रेंड। अब इस यूनिट सेकंड में से क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो यहीं से आए हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है आने की, और ताकि आप अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहला आपका जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, दैट इज, डू यू फील दैट द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड बिगिंस विद अ ह्यूमरस नोट, एंड इफ़ यू फील देन हाउ। क्या आपको लगता है कि जब हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है टेलीमेकर्स फ्रेंड, तो क्या एक ह्यूमरस नोट के साथ स्टार्ट होती है? और अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू फील दैट, तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा नहीं लिखना, हाफ पेज सफिशिएंट होगा क्योंकि 5 मार्क्स आपको इसमें दिए जाते हैं। तो 5 मार्क्स में आप अगर 7-8 लाइन्स भी लिख देते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। सिर्फ उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें, जैसे भी आपको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से आपने इसको आंसर देना है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी नोटिसेस। अब यहाँ पर जो नरेटर होता है स्टोरी का, उसका यहाँ पर कोई नाम नहीं है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे ऑथर हैं, हेनरी जेम्स हैं हमारे। क्या नोटिस करते हैं वो? द प्रोटेगोनिस्ट। और प्रोटेगोनिस्ट हमारे कौन है यहाँ पर? टेलीमेकस, ओके। जो हमारा टाइटल का नाम है वही हमारे टेलीमेकस यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं। हाउ वन ऑफ हिज ईयर्स वॉज ट्विस्टेड। जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम क्या देखते हैं कि जो नरेटर होते हैं, जो पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं, वो क्या नोटिस करते हैं कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, कि उसका लेफ्ट ईयर क्या था? ट्विस्टेड था, ओके, वो मुड़ा हुआ था। एंड द आंसर ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ ईयर वॉज दैट इट हैज़ बीन सो ड्यू टू बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। और जब नरेटर पूछते हैं टेलीमेकस से, जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं टेलीमेकस ही होते हैं, और जब नरेटर टेलीमेकस से पूछते हैं कि तुम्हारे व्हाट हैपन टू योर ईयर्स, कि तुम्हारे कान को क्या हुआ, ये इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई, तो जो आंसर यहाँ पर वो देते हैं वो क्या था कि ये फ्रेंडशिप के कारण ऐसा हुआ है, ओके। जो एक बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप का, उसके कारण ऐसा हुआ है। विच साउंड्स क्वियर, जो काफ़ी अजीब लगता है, और कि ऐसा क्यों। डस द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड बिगिंस विद अ ह्यूमरस नोट। और यहाँ पर क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई है वो ईयर्स की ट्विस्टेडनेस के साथ हुई है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और तभी हमें एक आइडिया मिलता है कि जो बिगिनिंग होती है टेलीमेकर्स फ्रेंड शॉर्ट स्टोरी की, वो एक ह्यूमरस नोट के साथ होती है। दस द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड बिगिंस विद अ ह्यूमरस नोट। देन सेकेंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इज, वट इज़ योर आइडिया अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन हिग्स एंड पेस्ले। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आइडिया है, आपके क्या विचार हैं किसके बारे में, जो हिग्स और पेस्ले। और हिग्स कौन है यहाँ पर? यही हमारे टेलीमेकस। जो टेलीमेकस हिग्स और पेस्ले की फ्रेंडशिप है, उन दोनों के बीच की जो दोस्ती है, उसके बारे में आपका क्या आइडिया है, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है। तो आप जैसा भी सोचते हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। और स्टोरी बेस्ड में आप अगर स्टोरी पर फोकस करते हैं तो अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसकी पूरी टेक्स्ट आपको पढ़ा चुके हैं। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है भी। हिग्स, अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? हिग्स एंड पेस्ले, ओके। पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, अगर
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पूरा नाम आ रहा है टेलीमैकस, तो आप वही नाम लेंगे। ये ध्यान रखना कि जो भी लैंग्वेज, जो भी वर्ड क्वेश्चन में लिए गए हैं वर्ड्स, या क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज है, जिस भी टेंस में पूछा गया है, आप कोशिश कीजिए कि आप वही वर्ड्स यूज़ करें। जैसे अगर यहाँ पर हिक्स आया है तो आप हिक्स लेंगे, अगर यहाँ टेलीमैकस आता है तो आप टेलीमैकस ही लेंगे, अगर यहाँ फ्रेंडशिप की जगह बॉन्ड आता है, यूनियन आता है, तो आप वही वर्ड लेंगे। गुड। हिक्स एंड पेस्ले वर बोज़म फ्रेंड्स, दोनों क्या थे? काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 7 years, और उन दोनों के बीच जो एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इतनी फास्ट फ्रेंड थे वो दोनों, और कब से थे? लास्ट 7 years से। आप यहाँ पर जब बताते हैं टेलीमैकस नैरेटर को कि उन्होंने बिजनेस साथ साथ किया लास्ट 7 years से, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो फ्रेंड थे और अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, यहाँ तक कि वो बिजनेस में भी क्या करते थे, दोनों साथ मिलकर कोई भी उन्होंने इतने काम किए बिजनेस में, और जितने भी उन्होंने काम किए सब वो साथ किए। तो उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है, वही ले लेंगे जो भी टेक्स्ट में है। और देखिए यहाँ पर आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी सफिशिएंट। दे डिड मैनी जॉब्स टुगेदर, उन्होंने काफ़ी काम एक साथ किए, जैसे कि माइनिंग का काम, सेलिंग का, रेंचिंग का, फोटो स्नैप्स का, एंड मैनी मोर वर्क्स। इतने सारे बिजनेस किए उन्होंने मिलकर एक साथ कि शायद कोई ऐसा काम हो जो उन्होंने ना किया हो, और जो भी काम था चाहे वो छोटा था बड़ा था, उन दोनों ने एक साथ किया। और कब से वो एक साथ कर रहे थे, एक साथ कब से रह रहे थे? लास्ट 7 years से। हिक्स वॉज कॉन्फिडेंट दैट नथिंग इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर उन्होंने डिटेल में जो लिखा है टेक्स्ट में बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी और कभी भी उनकी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आ सकता। मीन्स किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी कारण हो, उनकी फ्रेंडशिप कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। हिक्स वॉज कॉन्फिडेंट दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कुड ब्रेक देयर फ्रेंडशिप। देयर फ्रेंडशिप वॉज द मोस्ट वर्दी थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर इस वर्ल्ड में कुछ भी वर्दी था, कुछ भी वैल्यूएबल था, कुछ भी इम्पोर्टेंट था उनके लिए, तो वो क्या थी? उनकी फ्रेंडशिप थी। गुड। और बहुत ही अच्छा आंसर है अगर आप इतना भी लिखते हैं। ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना रेलिवेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। फिर बता रही है कि जो भी हम आपको यहाँ पर आंसर दे रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम नहीं चाहेंगे आप बाई हार्ट वर्ड बाय वर्ड आप लर्न करें, आप अपनी तरफ से भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और आप अपनी लैंग्वेज में, खुद की भी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया दे रही हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा, आपको आंसर का आइडिया दे रही हैं, और जो भी आंसर है वो आपकी टेक्स्ट पर बेस्ड है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, नो फ्रेंडशिप इज एन एक्सीडेंट, कमेंट हु सेज सो। तो जब देखिए ये जो आता है ना यहाँ पर, ये सेंटेंस ये किसने बोला था, किसने डायलॉग बोला था? जब नरेटर पूछते हैं टेलीमैकस से कि तुम्हारे कान को क्या हुआ, ये तुम्हारे कान की हालत किसने की, तो वो कहते हैं कि ये सब किसके कारण हुआ है? फ्रेंडशिप के कारण, दोस्ती में ऐसा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि एन एक्सीडेंट, तब वो ये बात कहते हैं, नो फ्रेंडशिप इज़ एन एक्सीडेंट, दोस्ती कोई एक्सीडेंट थोड़ी ना है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मेरे कान की जो ये हालत हुई है किसके कारण हुई है? दोस्ती के कारण। और नैरेटर कहते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो फ्रेंडशिप और एक्सीडेंट का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तब टेलीमैकस बताते हैं, टेलीमैकस कहते हैं, और किसको बताते हैं? वो ये किससे कहते हैं? नैरेटर से। नो फ्रेंडशिप इज़ एन एक्सीडेंट, वाई सेज सो, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? ओके, अब हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है। इन दिस वे आप ऐसे लिखेंगे, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर आप स्टोरी का नाम भी दे सकते हैं, टेलीमैकस फ्रेंड, और ये भी लिख सकते हैं द नैरेटर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी टेलीमैकस फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी लेंथ को। स्टेज एट अ होटल नेम्ड समिट हाउस, तो जो नैरेटर होते हैं इस स्टोरी के, वो एक होटल में रुकते हैं, और उस होटल का नाम क्या होता है? समिट हाउस। इट्स प्रोप्राइटर, जो उसके प्रोप्राइटर होते हैं, समिट हाउस होटल के जो ओनर होते हैं, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? टेलीमैकस हिक्स।
The narrator sees that his left ear is twisted, so the narrator asks about this happening. और जब नरेटर देखते हैं कि जो होटल समिट हाउस के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं टेलीमैकस हिक्स, उनका लेफ्ट ईयर क्या था, वो ट्विस्टेड था, तो वो उनसे पूछते हैं इस इवेंट के बारे में, इस हैपनिंग के बारे में. देन टेलीमैकस सेज दैट द ईयर इज द रेलिक, जो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड टेक्स्ट में भी लिया गया है. रेलिक कहते हैं मेमोरीज, जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, रिमेम्बरेंस होती हैं. और किसकी रिमेम्बरेंस, किसकी मेमोरीज, ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप की ये यादें हैं. और मेरी ये जो ट्रू फ्रेंडशिप थी उसकी ये मेमोरीज हैं. एंड नो फ्रेंडशिप इज़ एन एक्सीडेंट. तो यहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं कि ट्रू फ्रेंडशिप है, तो नैरेटर कहते हैं दैट एक्सीडेंट, तब वो ये रिप्लाई करते हैं. Then fourth question is, how does the writer flout established rule of grammar in sentences like as, we, was, friends, says, I. तो यहाँ पर देखिए, जब हम ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट को देखा है, हम इसकी टेक्स्ट पढ़ा चुके हैं, और जब टेक्स्ट पढ़ा रहे थे तब आपने नोटिस किया होगा जो ग्रामेटिकल जितने भी सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं, वो पूरी तरह से जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते. मीन्स यहाँ पर राइटर ने, हेनरी जेम्स ने, जितने भी जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिया है वो क्या है, पूरी तरह से एंटी है. जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड रूल हैं, उनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर वी, वोज वी के साथ वोज लगाते हैं और आई के साथ सेज लगाते हैं. तो राइटर ऐसा कर रही हैं, इसका आपको यहाँ पर आंसर देना है. ओ हेनरी इज द राइटर ऑफ द स्टोरी टेलीमैकस फ्रेंड एंड ही इज़ अ राइटर फ्रॉम यूएसए. ओ हेनरी अमेरिकन राइटर हैं, इस स्टोरी के ओ हेनरी राइटर हैं और वो यूएसए को बिलोंग करते हैं. मीन्स वो एक अमेरिकन राइटर हैं. वेयर पीपल आर लेस बोदर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज. और अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में, कि लोग वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा मीन्स केयर नहीं करते किसकी, ग्रामेटिकल रूल्स की, किसी भी लैंग्वेज में. तो वो जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें वो ग्रामेटिकल रूल्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, या उन पर वो ध्यान नहीं देते, उनकी वो कोई भी किसी तरह से उनकी चिंता ही नहीं करते. तो क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि जो राइटर हैं ओ हेनरी, वो क्या करते हैं, ऐसे लगता है एज इफ़ ही इज़ मेकिंग अ फन. ओके, जैसे कि ग्रामेटिकल जो भी एस्टेब्लिश्ड रूल हैं ग्रामर के, वो उनका मजाक उड़ाते हुए लगते हैं, उनको फ्लाउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा. और हर सेंटेंस में अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, हर सेंटेंस में जैसे आर्टिकल प्रॉब्लम आती है कि वो ऐसे लग रहा है कि हर सेंटेंस में इस तरह का उन्होंने जो एस्टेब्लिश्ड रूल हैं उनको इग्नोर किया है. तो ये इस तरीके से ये सफिशिएंट आंसर है आपका, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना. सो ही क्रिएट्स ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेज. और यही रीज़न है कि ओ हेनरी क्या करते हैं, एज एन अमेरिकन राइटर, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो उनको फॉलो करते हुए नहीं दिखाई देते यहाँ पर, और क्या क्रिएट करते हैं, वो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ऐसे लगता है जैसे कि वो जानबूझकर उनको क्रिएट कर रहे हैं, लाइक. और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ज़रूर देनी है, क्योंकि जब इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंसेस ज़रूर बताने होते हैं. और इनको आप अंडरलाइन करेंगे कि ये कहाँ आपको ऐसा लग रहा है, और ये भी आ सकते कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वो एस्टेब्लिश्ड ग्रामेटिकल रूल को फ्लाउट करते हैं, वो उसका फन बनाते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि वी के साथ वोज आया है और ईटिंग हाउस आया है. ओके, आर्टिकल यहाँ पर जैसे कि ईटिंग हाउस से मीन्स ईटिंग से पहले एन की जगह उन्होंने आ लिखा है. वी स्ट्राइक्स, वी के साथ उन्होंने यहाँ पर ईएस लगाया है. और एंड बहुत सारे हैं, अगर आप उनका कलेक्शन करने लगेंगे ना, यू विल बी स्टन्ड कि इतने सारे हैं यहाँ पर. एंड मैनी मोर सच सेंटेंसेस, सो वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड
ओ एस्टोनिश्ड व्हेन वी रीड सेंटेंसेस। तो हमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं ना टेक्स्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि ये शायद मिस प्रिंट है, मीन्स प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक है, या शायद क्योंकि टेक्स्ट है तो हम राइटर का तो नहीं सोच सकते, राइटर वैसे भी अमेरिकन है और इंग्लिश ऑथर हैं, कि ये हो सकता है मिस प्रिंट हो या प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक हो। लेकिन जब बार बार इस तरीके का होता है तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि इट ऑल हैपेंड इंटेंशनली बाय द राइटर। ओ हेनरी ने ऐसा जानबूझकर किया है। तो हमें ज़रा सा भी एस्टोनिश्ड होने की या कन्फ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी रीड सेंटेंसेस, जब हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ें, इज़, एज, वी, वॉज, ओके, तो वी के साथ वॉज है और आई के साथ सेज है। इन ओ हेनरीज क्रिएटिव राइटिंग्स इंक्लूडिंग द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड। और यहाँ पर ये उनकी क्या है, ओ हेनरी की एक क्रिएटिव राइटिंग है और इसमें उनकी ये स्टोरी भी आती है उनकी क्रिएटिव राइटिंग्स में, जिसका नाम है, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है, टेलीमेकर्स फ्रेंड। गुड। तो ये आपका फोर्थ वन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इनकी आपको डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी इतना टाइम आपके पास, अगर आप सीरियसली अभी से स्टडी करना शुरू करें इंग्लिश की, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसे आप ना कर पाएँ। अब फिफ्थ वन क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेज फ्रेंडशिप इज़ अ ट्रांजिटरी आर्ट। ये कौन कहता है कि फ्रेंडशिप क्या है, एक ट्रांजिटरी आर्ट है। और ट्रांजिटरी मीन्स ये क्या है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो ऐसा किसने कहा। सब्जेक्ट टू डिसकंटिन्यूएंस विदाउट फर्दर नोटिस। और ये फ्रेंडशिप क्या है, इस तरह का सब्जेक्ट है कि जो डिसकंटिन्यू हो सकता है कभी भी, इसके कोई चांस नहीं है कि ये परमानेंट है, और बिना किसी नोटिस के, मीन्स बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जिसे हमने टेक्स्ट में आपको डिटेल में बताया था कि बिना किसी नोटिस के इसको कभी भी क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर टेलीमेकर्स नैरेटर को बताते थे, जब वो एक मंकी का और एक मैन की फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल देते थे, तो वो कहते थे कि जो मैन टू मैन फ्रेंडशिप है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी है, और कोई गारंटी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के बीच जो फ्रेंडशिप होती है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी टूट सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। मीन्स शुरू में हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आपकी टूट जाए। तो ये कौन कहता है, कमेंट, और इस पर हु सेज। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट देखी है वो तुरंत आइडिया लगा लेते हैं कि ये किसने कहा, तो टेलीमेकर्स ने कहा है। अब हमें इस पर कमेंट करना है, और कमेंट करने का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू एक्सप्लेन इट। हमें इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि इतनी फिलोसॉफिकल लाइन यहाँ पर ओ हेनरी ने लिखी है, बताई है, किसके थ्रू, टेलीमेकर्स के थ्रू, कि एक एनिमल और एक मैन की स्टोरी के थ्रू बताया है कि फ्रेंडशिप क्या होती है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बीच फ्रेंडशिप की कोई गारंटी नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको इसे देखिए, इस तरीके से आपको करना है। इन द स्टोरी टेलीमेकर्स स्पीक्स अबाउट फ्रेंडशिप। पूरी स्टोरी में, क्योंकि टाइटल ही इसका क्या है, टेलीमेकर्स फ्रेंडशिप, तो पूरी स्टोरी में टेलीमेकर्स किसके बारे में बताते हैं, फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं। ही सेज दैट देयर आर इंस्टेंसेस टू ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड मंकी। और वो ये भी बताते हैं कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, स्टोरीज़ उन्होंने सुनी है, और एक स्टोरी उन्होंने ऐसी भी सुनी है ट्रू फ्रेंडशिप की, किसके बीच, मैन और मंकी के बीच। बट दिस बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन जो बॉन्ड, जो ट्रू फ्रेंडशिप किसके बीच देखी गई थी, मैन और मंकी के बीच, वो बॉन्ड, वो इंटीमेसी किसके बीच नज़र नहीं आती, इज़ नॉट सीन बिटवीन मैन एंड मैन। ही सेज, और यहाँ पर वो ये सब बता रहे हैं, तो सेज की जगह आप टेल्स भी कर सकते हैं। वो ये सब किसको बता रहे थे, नैरेटर को। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रेंडशिप इज़ अ ट्रांजिटरी आर्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या है कि फ्रेंडशिप पूरी तरह से ये टेम्परेरी है, स्टेबल नहीं है, और कभी नहीं कुछ भी कहा जा सकता कि कब इसका दी एंड हो जाए।
और यही रीज़न है कि मैन टू मैन में फ्रेंडशिप क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू डिसकंटिन्यूएंस विदाउट फर्दर नोटिस। बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी भी प्लानिंग के, मीन्स आपको कुछ आइडिया नहीं होता, आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं या दे सकते हैं कि जिससे आपकी फ्रेंडशिप है वो कब, क्यों, कैसे, कहाँ ख़त्म हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, इसके बाद भी, ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस टेलीमैकस वॉज एनफ लकी। और इसके बावजूद भी क्या होता है, टेलीमैकस वो अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं टू हैव बॉन्ड्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, कि वो इतने लकी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप उनकी रही है, या इतना अच्छा उनको एक ट्रू फ्रेंड मिला है। एंड हैड अ फ्रेंड वंस, तो यहाँ पर वो याद करते हैं अपने एक फ्रेंड को और अपने आप को काफ़ी लकी फील करते हैं कि आजकल ऐसा मैंने नहीं देखा कि मैन टू मैन अच्छी फ्रेंडशिप होती है, और मैं काफ़ी, आई हैड बीन वेरी लकी टू हैव अ ट्रू फ्रेंड इन माई लाइफ। तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हैं और उनके बारे में वो पूरी स्टोरी बताते हैं। ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ पैसले फिश, और उसका नाम क्या होता है जो उनका ये ट्रू फ्रेंड होता है, इट वॉज, उसके बारे में भी यहाँ पर आप जरूर बताएंगे कि जब वो ये बात कहते हैं तो क्यों कहते हैं कि आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं काफ़ी लकी हूँ क्योंकि मेरे पास कैसा दोस्त रहा है, पैसले फिश जैसा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वन पर चलते हैं, सिक्स्थ वन, हाउ डू द टू फ्रेंड्स हिक्स एंड पैसले कम इनटू कॉन्टैक्ट विद मिसिज जेसप। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं हैं आपके, ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो टेक्स्ट में से अगर पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि यही इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि आखिर दोनों फ्रेंड थे, टेलीमैकस और हमारे पैसले, कहाँ, कैसे, कब उनकी मुलाकात होती है, किससे, मिसिज, यहाँ पर मिसिज जैसेप, ओके, जो एक वेटरेस होती हैं होटल में और विडो होती हैं। तो यहाँ पर उनकी कैसे मिलते हैं, मीन्स वो उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं। हाउ डू द टू फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हिक्स एंड पैसले, कम इनटू कॉन्टैक्ट विद मिसिज जैसप, तो ये उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं। अब यहाँ पर आप इस तरीके से बताएंगे जो टेक्स्ट में से आप ऐड कर सकते हैं। वन समर, जैसा टेलीमैकस ने नरेटर को बताया कि हम उनसे कैसे मिले, और यहाँ पर वो डिटेल में बताते हैं कि वो क्या लेकर आई, वो कैसी लग रही थी, वो सब कुछ बताते हैं वहाँ पर। तो जितना भी आप इसको बड़ा करना चाहते हैं आंसर को, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। वन समर टेलीमैकस एंड पैसले गैलोप्ड डाउन इनटू सैन एंड्रेस माउंटेन्स। तो एक बार वो कहाँ जाते हैं, एक समर में 1 मंथ के लिए वो वहाँ पर जाते हैं जो उन्होंने बताया था, सैन एंड्रेस माउंटेन्स पर। दे एंटर्ड एन ईटिंग हाउस, ओके, और वो कहाँ एंटर करते हैं, ईटिंग हाउस इज जस्ट लाइक अ होटल कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, एक छोटा इस तरह का प्लेस होता है कि जहाँ पर खाने पीने का कुछ सामान मिलता है। तो यहाँ पर ओ हेनरी ने रेस्टोरेंट, होटल, रिजोर्ट ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है ईटिंग हाउस। हियर दे सो, और यहीं पर जैसे वो एक ईटिंग हाउस के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं, एक बहुत ही प्रेटी लेडी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वो उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी चार्मनेस के बारे में भी डिटेल में लिखते हैं कि वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, कैसा फेस लग रहा था, पिंक कलर का फेस था, तो वो सब कुछ, उसकी स्माइल कैसी थी, काफ़ी अच्छी तरीके से वो क्या लेकर आई। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लिखना चाहते हैं। हियर मीन्स जो ईटिंग हाउस था, दे सो अ चार्मिंग लेडी हुज स्माइल कुड ब्रिंग आउट द डॉगवुड ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, और उसकी लेडी की स्माइल इतनी ज़्यादा चार्मिंग थी, इतनी ब्यूटीफुल स्माइल थी कि दिसंबर के मंथ में फ्लावर्स ब्लूम नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो जरा सा भी मुस्कुरा दे तो दिसंबर में भी क्या हो सकता है, डॉगवुड फ्लावर्स खिल सकते हैं, इतनी अच्छी उसकी स्माइल थी।
इट वॉज विडो जेसप, और उसका पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर उन्होंने मिसेस जेसप पूछा है, आप ये भी बता सकते हैं शी वॉज अ वेट्रेस इन दैट ईटिंग हाउस एंड शी वॉज ऑल्सो अ विडो, और उनका नाम था मिसिस जेसप. आफ्टर सपर दे यूज टू सिट ऑन द बेंच अंडर द ट्रीज नियर ईटिंग हाउस, और सपर लेने के बाद वे दोनों दोस्त कहाँ बैठा करते थे, एक बेंच पर बैठा करते थे जो वही ईटिंग हाउस के पास पेड़ों के नीचे थी. Thus the two friends came into contact with Mrs. Jessup, और यही वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं कहाँ, ईटिंग हाउस में. ओके, तो मेन आप इस पर अंडरलाइन करेंगे कि वो कहाँ मिले थे उनको फर्स्ट टाइम, ईटिंग हाउस में, या फिर ये भी कर सकते हैं सैन एंड्रेस, वो वहाँ पर माउंटेन्स में जाते हैं. देन सेवंथ वन इज वट इज़ योर इम्प्रेशन अबाउट मिसिस जेसप, आपका अपना इम्प्रेशन क्या है. वो दोनों तो इम्प्रेस्ड हो गए ब्यूटी से मिसिस जेसप की, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी मीन्स आपको अपने इम्प्रेशन के बारे में लिखना है, बताना है कि व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन. और जब यहाँ पर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. आप ऐसा नहीं कि आप अपने ही बारे में बताना शुरू कर दें. यहाँ पर सिंपली पूछा गया है आपसे कि मिसिस जेसप का कैरेक्टर आपको बताना है, कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनका किस तरह का इम्प्रेशन है जो आप पर आपने फील किया. तो यहाँ पर हम सिंपली इम्प्रेशन को अगर हम इग्नोर करें तो उनका हमें यहाँ पर कैरेक्टर बताना है. मिसिस जेसप वॉज अ ब्यूटीफुल विडो, तो पूरी तरह से उनकी सारी डिटेल बतानी है. जैसे ही वो ईटिंग हाउस में जब उनका प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उनकी डिटेल को में उनके बारे में बताया जाता है, तो वो कौन है, क्या करती हैं, और फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको ये देखना है कि किस तरह का कैरेक्टर है मिसिस जेसप का. तो यहाँ पर देखिए वो क्या है, ये तो हमें पता चल चुका है, शी वॉज अ ब्यूटीफुल विडो. ड्यू टू दिस अट्रैक्टिवनेस बोथ द फ्रेंड्स वर अट्रैक्टेड टू हर, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि अपनी इसी अट्रैक्टिवनेस के कारण वो उन दोनों फ्रेंड्स को क्या करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. एंड ईच ऑफ देम वांटेड टू वू हर, और दोनों ही क्या चाहते हैं, ईच ऑफ देम मीन्स टेलीमैकस भी और पैसले भी, दोनों ही फ्रेंड उनसे क्या करना चाहते थे, उनको वू का मतलब होता है उनको प्रपोज करना, उनसे मैरिज करना चाहते थे. और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो उनको, अपने जब टेक्स्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे थे कि जैसे कि पैसले कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन कौन बन जाए, मिसिस जेसप बन जाए. और टेलीमैकस कहते थे कि मैं सोच रहा हूँ कि वो अपने नाम के आगे हिक्स लगा लें. तो इस तरीके से हमें पता चलता है दोनों के मन में क्या चल रहा था, कि दोनों ही उनको प्रपोज करना चाहते थे, मीन्स उनको अपनी वाइफ बनाना चाहते थे. हर स्माइल वॉज वेरी अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन उनकी स्माइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी. एंड फुल ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, इट वॉज वेरी लस्टी, तो ये काफ़ी ज़्यादा लस्टी थी उनकी स्माइल. और इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि उनकी स्माइल इतनी ज़्यादा स्वीट थी कि दिसंबर में, मीन्स जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, जो कभी फूल खिलते भी नहीं हैं किसी मंथ में, वो उसको भी खिला दें, और मीन्स उसको भी ब्लूम कर दें. तो इतनी अच्छी उनकी स्माइल थी. शी हैड ब्रॉड कैनवास ऑफ लर्निंग, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो अट्रैक्टिव थी या ब्यूटीफुल थी, उनकी स्माइल ही अच्छी थी, जिसे कह सकते हैं हम कि ब्रेन विद ब्यूटी, मतलब वो ब्यूटीफुल थी, उनके पास ब्रेन भी था. ब्रॉड कैनवास ऑफ लर्निंग, इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज थी उनको, एक लर्निड लेडी थी वो, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी. शी यूज टू टॉक ऑन क्लाइमेट, हिस्ट्री, टेनिसन, हर तरीके की वो बातें कर सकती थी. क्लाइमेट के बारे में बात कर सकती थी, हिस्ट्री के बारे में कर सकती थी, इवन जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में भी, लिटरेचर के बारे में या राइटर्स या पोएट के बारे में भी वो बातें कर सकती थी. तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से स्टूपिड लेडी नहीं थी. शी वॉज एन इंटेलिजेंट लेडी, बट शी वॉज फुल ऑफ हॉटीनेस. और हॉटीनेस यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि वो पूरी तरह से क्या थी, एरोगेंट थी या प्राउड थी. प्राउड वर्ड हम यहाँ पर ले सकते हैं कि
ऐसा लगता था, अगर उनका जैसे कैरेक्टर देखा जाए, जैसे कि वो दोनों में से बिल्कुल साइलेंट रहती थी या ज़्यादा बातें नहीं करती थी, और पूरा कैरेक्टर जब हम लास्ट तक देखते हैं तो हमें लगता है कि ज़रा सा उनके अंदर क्या थी, हॉटीनेस थी, मीन्स एरोगेंस था या प्राइड था उनके अंदर। एंड ड्यू टू दिस एरोगेंस शी डिडंट फील एनी हेजिटेशन, और यही रीज़न था कि इस हॉटीनेस के कारण, इसी प्राइड या एरोगेंस के कारण शी कुडंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, उनको जरा सा भी संकोच नहीं हुआ क्या करने में, टू शॉट टेलीमैकस ईयर बाई ब्रूम्स हैंडल एट द टाइम ऑफ हनीमून। आफ्टर मैरिज जब उनका हनीमून का टाइम था तो उन्होंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, क्या करने से, वो टेलीमैकस के ईयर पर क्या करती हैं, अपने ब्रूम के हैंडल से अटैक करती हैं, और यही रीज़न होता है कि टेलीमैकस का जो ईयर होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। सो हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ राइवलरी अराइज बिटवीन हिक्स एंड पेस्ले। अब यहाँ पर पूरा कैरेक्टर आपका आ चुका है, और आप टेक्स्ट भी अगर नहीं, आपको समरी भी पता है या भूल रही हैं, तो वो भी आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने ये कहा था, टेलीमैकस ने, कि कोई भी, कुछ भी हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच नहीं आ सकता, हम दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी भी टूटेगी नहीं, इसमें कभी कोई कुछ आएगा ही नहीं कि जो इसे इफ़ेक्ट करेगा। अब ऐसा क्या होता है कि कौन सी किस तरह की राइवलरी उन दोनों के बीच आ जाती है, वो तो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब उन दोनों के बीच की क्या कंपटीशन आता है, किस तरह की राइवलरी उन दोनों के बीच क्रिएट होती है। तो देखिए, आपको जैसे लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा था कि दोनों, दे बोथ फॉल इन लव विद दैट मिसिज जैसप, दोनों को ही उनसे प्यार हो जाता है, दोनों ने मन बना लिया था, दोनों ही डिसाइड कर चुके थे कि उनसे वे क्या करेंगे, मैरिज करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के ही मन में सेम बात थी, तो यही राइवलरी यहाँ से क्रिएट होती है। हिक्स एंड पेस्लेस फ्रेंडशिप इज़ अ पैरागॉन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, नो डाउट कि दोनों की ही दोस्ती क्या है, एक तरीके से पैरागॉन है। ऑफ किसका पैरागॉन है, ट्रू फ्रेंडशिप का। सो देयर वॉज अ फ्रेंडली राइवलरी बिटवीन द टू, और ऐसा नहीं था कि कोई हेटेड फीलिंग थी, कोई जेलस फीलिंग थी, लेकिन ये जो भी उनके बीच राइवलरी थी, जो राइवलरी क्रिएट हुई, वो भी क्या थी, इट वॉज कम्प्लीटली फ्रेंडली, ये काफ़ी फ्रेंडली राइवलरी थी दोनों के बीच। वाइल कोर्टिंग देयर कॉमन बिलविड मिसिस जैसेप, क्योंकि दोनों ने जब प्रपोज किया, उन दोनों ने ही किसको, मिसिस जैसेप को, तो उसी से पता चला कि उनकी राइवलरी क्या थी, इट वॉज फ्रेंडली। ईच ऑफ देम वॉज डिज़ायरस एनफ टू मैरी हर, और दोनों ही पूरी तरह से डिटरमाइंड थे, डिज़ायरस थे शादी करने के लिए मिसिस जैसेप से, बट फॉर देम देयर फ्रेंडशिप वॉज मोर एस्टीम्ड। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर दोनों ही उनसे शादी करने के लिए तैयार थे, जो उन दोनों को डर था, और उन्होंने कहा भी, वो हेनरी ने लिखा भी, कि जब भी दो इंसान या दो आदमियों के बीच की दोस्ती में अगर कोई भी ब्रीच आता है, कोई भी दरार आती है या वो टूटती है, तो वो एक लेडी के कारण टूटती है। जो टेलीमैकस ने कहा था कि हमेशा से यही होता आया है कि दो दोस्तों की जब भी दोस्ती टूटेगी तो एक लेडी के कारण टूटेगी, और हम नहीं चाहते कि हम दोनों की दोस्ती के बीच कौन आए, कोई भी वुमन या कोई भी लेडी आए। अब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ऐसा नहीं था, पसंद उनको मिसेस जैसेप थी, लेकिन अपनी फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी फ्रेंडशिप जरा सी भी हर्ट हो, और उनके लिए इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट, एस्टीम्ड थी, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दे वर कॉन्फिडेंट दैट नथिंग कुड ब्रेक द बोन्स ऑफ देयर फ्रेंडशिप, और उनको पूरा विश्वास था, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि उनकी फ्रेंडशिप को कोई, उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, मीन्स उनकी फ्रेंडशिप के बीच कोई भी आ नहीं सकता। बोथ फ्रेंड्स केप्ट देयर प्रॉमिस, और जब हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ने ही अपने
प्रॉमिस को, जो भी उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था कि हमारी दोस्ती में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी कभी भी नहीं आएगा। और हमेशा जैसे लेडी आती है, वुमन आती हैं, तो एक वुमन को भी हम अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं देंगे। उसका भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी टूटेगी नहीं। और दोनों ने ही अपने इस वादे को निभाया। इफ़ वन ऑफ देम रीच्ड हर फर्स्ट, अब क्योंकि उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी, एक कंप्रोमाइज़ जिसे कह सकते हैं कि एक तरह की ये कंडीशन रखी गई थी, और ये भी टेलीमैकस ने ही रखी थी। एक फेयर गेम खेलेंगे हम अपने अपने तरीके से, अपने अपने मेथड से। हम क्या करेंगे, वी शैल ट्राई टू विन हर हार्ट। ओके, इस लेडी का हम दोनों जो हम अपना बेस्ट देंगे, और तुम अपना मेथड से उसके दिल जीतने की कोशिश करना, और मैं अपनी मेथड से करूँगा, लेकिन कोई किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी। और बोथ फ्रेंड्स केप्ट देयर प्रॉमिस इफ़ वन ऑफ देम रीच्ड हर फर्स्ट। और हम दोनों में से ओके, अगर एक पहले वहाँ चला जाता है तो दूसरा उसकी एब्सेंस में कोई बात नहीं करेगा। मीन्स वो बात जब करेगा जब दूसरा भी फ्रेंड वहाँ आ जाएगा। तो दोनों क्या करते हैं, अगर इफ़ वन ऑफ देम, अगर उन दोनों में से कोई एक उस लेडी के पास पहले पहुँच जाता, ही वुड वेट फॉर द अदर, तो वो क्या करता, दूसरे दोस्त का इंतजार करता, टू कम बिफोर मेकिंग फर्दर एलिमेंट्स। और आगे की किसी भी तरह की कोई भी कन्वर्सेशन से पहले, कोई भी एंटरटेनमेंट से पहले, किसी भी तरह के स्टेटमेंट से पहले वो हमेशा क्या करते थे, अपनी कन्वर्सेशन को रोक देते थे और किसका इंतज़ार करते थे, दूसरे फ्रेंड का इंतज़ार करते थे। जैसे सपोज़ कीजिए अगर पैसले पहुंच चुके हैं तो पैसले टेलीमैकस का वेट करेंगे, और टेलीमैकस पहुंच जाते थे अगर, तो वो सिर्फ तभी आगे कन्वर्सेशन करेंगे, तभी कोई बात आगे बढ़ाएंगे जब तक उनके फ्रेंड पैसले वहाँ पर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर ये जो इनकी राइवलरी थी वो सिर्फ इसीलिए क्रिएट हुई क्योंकि दोनों ही उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन आप ये ज़रूर बताएंगे आंसर में कि उनकी ये राइवलरी क्या थी, ये फ्रेंडली थी, ये काफ़ी हेल्दी थी उनकी ये राइवलरी। The next question is, why does the love rivalry not turn into jealousy and enmity between Hicks and Paisley? तो जो ये लव राइवलरी थी, एक दूसरे के साथ जो ये लव का कंपटीशन था, और एक दूसरे के ही वो क्या बन चुके थे, राइवल्स बन चुके थे। तो आखिर क्या कारण था कि किसी तरह की कोई जेलेसी में ये टर्न नहीं हुई, और ना ही किसी तरह की कोई हॉस्टिलिटी या एनमिटी थी। मीन्स दोनों के बीच, हिक्स और पैसले के फ्रेंडशिप के बीच ना ही तो कोई जेलेसी थी, ना ही किसी तरह की कोई दुश्मनी थी। तो इस लव राइवलरी ने ऐसा क्यों क्रिएट नहीं किया दोनों के बीच किसी भी तरह की जेलेसी या एनमिटी। अब यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से आंसर करना है, हिक्स एंड पैसले वर ट्रू फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, और उसको अंडरलाइन कर देना है आपने कि बिगेस्ट थिंग क्या थी, क्योंकि हमें हमारा जो टाइटल है टेलीमैकस फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी यहाँ पर, क्योंकि पूरी स्टोरी में यही बताते हैं टेलीमैकस कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उनकी फ्रेंडशिप, और उसी पर आप फोकस करेंगे, इसे अच्छी तरीके से हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और आपने देखिए स्टार्टिंग में ही आपने आंसर दे दिया कि सबसे मेन रीज़न क्या था, उनके बीच दुश्मनी नहीं हुई, उनके बीच किसी तरह की कोई जेलेसी वाली फीलिंग क्रिएट नहीं हुई। द रीज़न वॉज दैट दे बोथ हैड बीन बेस्ट फ्रेंड, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो ट्रू थी, और वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने कह दिया था पहले ही कि हमारी दोस्ती में कभी कोई भी नहीं आएगा। एंड फॉर देम देयर फ्रेंडशिप वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ का ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा था पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है, सबसे प्रोमिनेंट कुछ है, तो वो क्या है, हमारी फ्रेंडशिप। और ये एक अपनी लाइफ का वो इसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते थे। देयर फ्रेंडशिप हैड सीन 7 लॉन्ग ईयर्स, और कब से वो एक दूसरे के साथ थे, 7 ईयर्स से। और इन 7 ईयर्स में उन दोनों ने ही एक दूसरे को क्या कर चुके थे, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर चुके थे, एक दूसरे की लॉयल्टी वो चेक कर चुके थे, मीन्स अच्छे तरीके से देख चुके थे वो। और लास्ट 7 लॉन्ग ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को क्या किया हो, चीट किया हो, फ्रॉड किया हो या डिसेप्शन दिया हो। तो दोनों ही इतने ज़्यादा फेथफुल और ट्रस्ट वर्दी रहे थे एक दूसरे के लिए। और 7 ईयर्स का टाइम कम नहीं होता है।
नो वन वॉज एबल टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, और दोनों में से कोई भी क्या नहीं कर सका या नहीं करना चाहता था, फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता था। बोथ ऑफ देम हैड एग्रीड टू टेक नो एडवांटेज ऑफ ईच अदर इन एनी ऑफ द मोर मशी वॉक्स ऑफ लाइफ, और उनको पता था कि लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली आती हैं, और वो उन्होंने बिल्कुल ये डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, कितना भी सेंटिमेंटल मोमेंट हो, कितना भी इमोशनल मोमेंट हो, हम कुछ भी हो जाए तो मीन्स, क्योंकि देखिए लाइफ इतनी बड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट ज़रूर आते हैं कि जब हम इमोशनल होकर या सेंटिमेंट्स में कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो शायद हमारी फ्रेंडशिप को कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट कर सके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इस तरह का अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है तो उसे एडवांटेज नहीं लेने देंगे। मीन्स पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनकी फ्रेंडशिप के बीच में कोई भी नहीं आएगा, इवन इमोशंस तक नहीं आएंगी। देयरफॉर देयर अराइजेस नो क्वेश्चन ऑफ लव राइवलरी टू टर्न इनटू जेलसी एंड एनमिटी बिटवीन हिग्स एंड पेस्ले, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ओके, देयर अराइजेस नो क्वेश्चन, लव राइवलरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो दोनों क्या थे, ट्रू फ्रेंड्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू द टू फ्रेंड्स रिजोल्व देयर राइवलरी बिटवीन देमसेल्व्स। अब चलिए, ये तो हमें पता चल जाता है कि उनकी राइवलरी क्या थी, फ्रेंडली थी, और वो जेलेसी, फुल ऑफ जेलेसी नहीं थी, फुल ऑफ एनमिटी नहीं थी। लेकिन अब इसका क्या सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। दोनों को एक ही वुमन से प्यार हो जाता है, दोनों एक ही वुमन से शादी करना चाहते हैं, और दोनों ही दोस्त, मिस पेस्ले ने साफ कह दिया था कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मीन्स मैं यहाँ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, या मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसका हमें कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो तब टेलीमैकस ने बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन निकाला था, उनकी फ्रेंडशिप भी बची रहे, और जो उनकी एक इंटरनल डिज़ायर है उस लेडी से शादी करने की, वो भी हो जाए। तो यहाँ पर फिर इसका क्या, हाउ डू द टू फ्रेंड्स रिजोल्व, फिर उन्होंने इस राइवलरी को अपने आप ही कि बिटवीन दैम सेल्स, उनके बीच जो ये राइवलरी थी, इसको किस तरीके से रिजोल्व किया, इसका क्या उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। अब यहाँ पर आपने देखा था टेलीमैकस जब कहते हैं उनसे कि एक स्क्वायर गेम होगा, एक फेयर डील होगी, और हम इस तरीके से अपने अपने मेथड से क्या करेंगे, वी शैल ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ दैट लेडी मिसिस जैसेप, और वही सब कुछ आपने यहाँ पर बताना है। मिसिस जैसेप यूज्ड टू सिट इन द ब्रीज एंड देयर हिग्स एंड पेस्ले यूज्ड टू कॉन्ग्रीगेट आफ्टर सपर एंड पार्शियल पेमेंट ऑन देयर रिस्पेक्ट टू द लेडी ऑफ देयर चॉइस। तो जहाँ पर मिसिस जैसप बैठा करती थी, ठंडी ठंडी हवा को वो एंजॉय करती थी, पोर्च में बैठती थी बाहर पेड़ों के नीचे, तो वहाँ पर वो भी बैठा करते थे आफ्टर सपर, वो भी वहाँ पर आ जाया करते थे। दे बोथ वर सो ऑनरेबल इन देयर कॉल्स दैट इफ वन ऑफ देम गोट देयर फर्स्ट ही वेटेड फॉर द अदर, और दोनों ही इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए ट्रस्ट वर्दी थे, ऑनरेबल थे, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए इतने फेथफुल थे कि अगर उन दोनों में से कोई एक पहले चला जाता तो दूसरा क्या करता, ही वेटेड फॉर द अदर, तो वो उसके लिए वेट करता दूसरे के आने के लिए। बिफोर बिगिनिंग एनी गैलीवेंट्री, और किसी भी तरह की कोई भी कन्वर्सेशन या कोई भी एंटरटेनिंग बात शुरू करने से पहले, मीन्स कोई भी रिमार्क या कोई भी स्टेटमेंट लेने या देने से पहले क्या करता, फर्स्ट वन हमेशा सेकंड वन का वेट करता। उन दोनों में से अगर कोई भी पहले चला जाता तो वो दूसरे का वेट करता, उसके बाद ही वो आगे किससे बात करता, मिसिस जैसेप से। अगर मिसिस, आपने देखा था कि मिसिस जैसेप जब टेलीमैकस अकेले होते हैं, मिस वो पहले आ चुके होते हैं, पेसल आए नहीं होते हैं, तो मिसिस जैसेप जब उनसे बात करने की कोशिश करती हैं तो टेलीमैकस फ़ौरन उनको रोक देते हैं, स्टॉप, अभी कुछ नहीं कहना, और जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रही हो मैं उसका कोई आंसर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं सुनूंगा, कब तक, जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आ जाता। जो भी कहा जाएगा, जो भी सुना जाएगा, जो भी समझा जाएगा, सब किसकी प्रेजेंस में, मेरे फ्रेंड की प्रेजेंस में। तो देखिए, जब वो अपनी बिलविड के साथ अपनी
लव वंस के साथ वो बिल्कुल अकेले होते हैं, और उन मोमेंट्स में भी जब उनको हम समझ जाते हैं कि मिसेस जेसप कहीं न कहीं उनसे अट्रैक्टेड हैं, वो उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं। शायद अपनी फीलिंग्स वो बताने भी वाली थी कि वो उनके बारे में क्या सोचती हैं। उस मोमेंट पर भी टेलीमैकस ज़रा से भी इमोशनल नहीं होते, रोमांटिक नहीं होते, एंड ही डज़न्ट लूज़ हिज़ कंट्रोल, और वो पूरी तरह से रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि मेरे फ्रेंड के सामने ही तुम मुझसे जो कहना है वही कहोगी, जो मुझे जवाब देना है मैं वही दूँगा। तो इतना इतना ज़्यादा लॉयल, इतने फेथफुल थे वो अपने फ्रेंड के लिए कि उनकी एब्सेंस में वो उनसे बात तक नहीं करते थे। दिस वे द टू फ्रेंड्स रिज़ॉल्व्ड देयर राइवलरी बिटवीन देम सेल्व्स। ओके, और जो टेक्स्ट में लिखा था, जब उन्होंने कहा था कि तुम अपने मेथड से उनको प्रपोज़ करना, मैं अपने मेथड से करूँगा, और आपने देखा ही था कि दोनों ने अपने अलग-अलग मेथड से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन टेलीमैकस सक्सेसफुल रहे थे क्योंकि मिसेस जेसप को किसका मेथड पसंद आया था? टेलीमैकस का। ओके, 11th one question is again, what does Hicks hint at when he says, I have a movement on foot that leads up to the widow's changing her name to Hicks? तो ये एक ह्यूमर था यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने इस तरह की बात की। जब उनके दोस्त पैसले ने फर्स्ट टाइम देखा था मिसिस जेसिप को, और उन्होंने कहा था कि मेरा इरादा है, ये मेरी इंटेंशन है कि जो भी मेरी लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं उनको क्या करूं, उनके नाम कर दूं, और पूरी लाइफ मैं चाहता हूँ कि अनटिल माई डेथ, टिल माई डेथ, पूरी लाइफ में क्या चाहता हूँ अपनी डेथ तक भी, कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले लें, जो मेरी डोमेस्टिक, सोशल, लीगल, ईच एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने इंडिकेशन दिया था अपने फ्रेंड टेलीमैकस को कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ बन जाएं, और मेरी जो भी जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मेरी सारी ड्यूटीज़ जो भी हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, सब उनकी हो जाएं। जब टेलीमैकस इस बात को सुनते हैं तो तब उन्होंने ये कहा था, ओके, तब उन्होंने कहा था, आई हैव अ मूवमेंट ऑन फुट एंड लीड्स अप टू द विडोज़। मेरे भी पैर हैं और मैं भी वहाँ पर, जिसे कहते हैं कि मैं भी जा सकता हूँ। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्ही ने वो फील की है, वो जो उसे देखकर तुमने ही कुछ मीन्स अट्रैक्शन फील किया है, या तुम ही उससे इम्प्रेस्ड हुए हो। सेम फीलिंग्स आर हियर। तो मैं भी उस लेडी के बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, और मैंने भी ऐसा ही फील किया है। आई हैव अ मूवमेंट ऑन फुट दैट लीड्स अप टू द विडोज चेंजिंग हर नेम। तो यहाँ पर उनका ये मतलब था कि मेरे पास भी पैर हैं, और वो मेरी जो पैरों की मूवमेंट है, वो पैर मेरे मूव भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे पास फुट है और वो मूव नहीं कर सकते। तो जैसे जिस तरीके से तुम सोच रहे हो लेडी को प्रपोज करने की, मैं भी कर सकता हूँ, और मैं उस लेडी के पास जाकर ये कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नाम क्या रख लो, हिक्स रख लो। तो मैं पसंद करूँगा कि अगर उसका नाम चेंज हो जाए, और मैं उसे नाम दूंगा हिक्स। तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया था कि वो भी उससे मैरिज करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूमर था यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन दोनों फ्रेंड्स ने अपनी बातें रखी थी। दिस स्टेटमेंट hints that Mrs. Jessup is willing to choose Hicks as her husband. As Mrs. Jessup had moved up closer to Telemachus Hicks, he felt something like fire. अब जब वो दोनों बैठे थे और पैसले तब तक आए नहीं थे, तो रीडर्स को भी आइडिया मिल चुका था कि मिसिस जेसप को किसका मेथड पसंद आया था बातें करने का, हिक्स का या टेलीमैकस का। तो हमें भी पता चल गया था कि वो किसको पसंद करती हैं, टेलीमैकस को पसंद करती हैं। She spoke to Hicks thus, "Oh, Mr. Hicks, when one is alone in the world, don't they feel it more aggravated on a beautiful night like this?" अब यहाँ पर ये उन्होंने कहा था, ये वो कहना चाह रही थी कि जब इतनी ब्यूटीफुल नाइट होती है, तो क्या हम किस तरह से, जब हम अकेले होते हैं तो हम इस नाइट में कैसा फील करते हैं। दिस वे इट इज़ क्लियर दैट मिसिस जेसिप हैज़ चोजन मिस्टर हिक्स एज हर हस्बैंड। लेकिन आप इसमें आंसर जो देंगे
वो इस तरह से ना देकर आपको ये बताना है कि सबसे पहले पैसले ने क्या कहा था और फिर हिग्स ने पैसले को किस तरह से हिंट दिया था कि वो भी चाहते हैं कि उनसे शादी करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th वन, हाउ डज हिग्स ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका क्वेश्चन कि जो टेलीमेकर्स होते हैं जब वो नैरेटर को बताते हैं किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को ट्रेस किया, मीन्स कैसे पता लगाया जो हिस्ट्री किसकी थी, फ्रेंडशिप की ह्यूमन बीइंग्स में। और ये भी आपका पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर जब उनसे पूछा था कि तुम्हारे ईयर को क्या हुआ, तो जब वो कहते हैं कि एक्सीडेंट नहीं कहते हैं वो, ये तो नरेटर पूछते हैं। जब वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप के कारण मेरे ईयर की ये हालत हुई है और नरेटर कहते हैं एक्सीडेंट, तो टेलीमेकर्स कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ओके, नो फ्रेंडशिप इज़ एन एक्सीडेंट। दोस्ती कभी एक्सीडेंट नहीं होती। द परफेक्ट केस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप इज सीन ओनली बिटवीन मैन एंड मंकी। तो यहाँ पर टेलीमेकर्स क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, एक स्टोरी बताते हैं नरेटर को मैन और मंकी के बारे में कि उनकी फ्रेंडशिप किस तरीके की थी, और ये हिस्ट्री बताते हैं यहाँ पर। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रेंडशिप इज अ ट्रांजिटरी आर्ट सब्जेक्ट टू डिसकंटिन्यूएंस विदाउट फर्दर नोटिस। ये आपका पहले आ चुका है सब। नेवरदीलेस Higgs is the man who continues his friendship for 7 long years with a man named Paisley Fish। तो ये सब आपका आंसर पहले भी आ चुका है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वही सेम है कि 7 लॉन्ग ईयर्स से उनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और जिसको वो कंटिन्यू रखते हैं दोनों ही। These two men continue their friendship even at odd times। कितना भी बुरा वक्त, और कुछ देखिए हमने देखा कि ऐसा भी ओड टाइम उनके बीच में आया जब उनके लिए पॉसिबल नहीं था अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखना, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला और उसके बाद भी उनकी फ्रेंडशिप क्या रही, कंटिन्यू रही। देन इट नेवर सबसाइड्स इवन फॉर अ मिनट। और कभी भी ये क्या नहीं हुई, उनकी ब्रेक नहीं हुई, सबसाइड नहीं हुई। For this reason alone, Mrs. Jessup is compelled to say towards Higgs, "You are too good a friend not to make a good husband." इतनी अच्छी दोनों की फ्रेंडशिप थी, पैसले की और हिग्स की, या पैसले और टेलीमेकर्स की, कि यहाँ तक कि मिसेस जेसिप को भी इतना इम्प्रेस्ड हुई उनकी फ्रेंडशिप से कि उन्होंने टेलीमेकर्स को साफ कह दिया कि जब तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम कितने अच्छे हस्बैंड होंगे। मिस उनको लगा कि जो एक इतना अच्छा फ्रेंड है, जो इतने अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप निभा सकता है, इतना ट्रस्ट वर्दी है, इतना लॉयल, इतना फेथफुल है किसी फ्रेंड के लिए, तो वो कितना अच्छा हस्बैंड होगा। और वो क्लियर कहती हैं कि क्योंकि तुम इतने अच्छे हस्बैंड हो तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि तुम एक अच्छे फ्रेंड हो तो मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड भी होंगे। यू आर टू गुड अ फ्रेंड नॉट टू मेक अ गुड हस्बैंड। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट में इस तरह का नहीं था, टेक्स्ट में कुछ अलग था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि और इसलिए मैं मना नहीं करूँगी तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने के लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो। और ये आपने देखा होगा जब आपने स्टोरी पूरी पढ़ी और उसके एंड में भी आपने देखा होगा उनके कान की क्या हालत की थी उनकी वाइफ ने, मिसेस जेसप ने। और यही रीज़न था कि उनकी फ्रेंडशिप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बेस्ट क्या है, एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अगर कंपैरिजन करें किससे, उनके हस्बैंड होने से। और लास्ट में आपने देखा था कि जब वो हनीमून का उनका टाइम होता है तो तब भी वो किसके बारे में सोच रहे थे, अपनी वाइफ के बारे में ना सोचकर उनकी वाइफ उनका वेट कर रही थी रूम में, और वो उनके बारे में ना सोचकर किसके बारे में सोच रहे थे, अपने फ्रेंड के बारे में। तो अगर ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है, देखिए एग्ज़ाम में अगर ये लाइन भी आती है आपकी, जो काफ़ी अच्छी लाइन है, मिसेस जेसप ने कहा था यू आर टू गुड अ फ्रेंड नॉट टू मेक अ गुड हस्बैंड। तो इसमें पूरा वही आपकी डिटेल आएगी कि वो कितने अच्छे फ्रेंड हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What does Hicks think is one of the reasons after breaking friendship? यहाँ पर फ्रेंडशिप किस तरीके से टूटती है, उसके क्या रीज़न होते हैं, हिक्स को क्या लगता है, हिक्स क्या सोचते हैं कि जो भी रीज़न होते हैं जब फ्रेंडशिप टूटती है तो वो क्या रीज़न होते हैं? डज ही फेस द सेम डेंजर टू हिज फ्रेंडशिप विद पैसले? क्या उनको भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं वो चीज़ जो वो रीज़न देखते हैं कि कहीं वो रीज़न जिसके कारण दोस्ती टूटती है उनकी और पैसले की दोस्ती पर भी तो खतरा नहीं है? ओके, तो ये देखिए वहाँ पे यहाँ पर ये चीज़ थी कि टेली ने कहा था, बताया था नैरेटर को कि उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा था कि जब भी दोस्ती टूटती है तो उसके टूटने का सबसे बड़ा कारण एक लेडी होती है, एक वुमन होती है। दो दोस्तों के बीच में जब भी एक वुमन आ जाती है या एक लड़की आ जाती है तो उनकी दोस्ती अफेक्ट होती है, उनकी दोस्ती ज़रूर टूटती है। लेकिन हमारे बीच कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमारे बीच अगर इस तरह की कभी सिचुएशन आई, ऐसे कभी मोमेंट भी आए, मीन्स कोई लड़की आती है, इन ब्रीफ की हमारी दोस्ती की किसी लड़की के कारण कभी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर टेलीमेकर्स क्योंकि ये बता चुके थे और वो लड़की अब यहाँ पर वो लेडी आ भी चुकी थी जिनके कारण शायद उनकी दोस्ती टूट सकती थी, लेकिन फिर भी टेलीमेकर्स ने उसको अपनी ऑनेस्टी से, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से उसका भी सॉल्यूशन निकाला और अपनी दोस्ती को हमेशा बचाकर रखा। ऐसे मोमेंट पर भी उन्होंने, दोनों ने ही उस दोस्ती को बचा लिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपने इसका इस तरीके से आंसर देना है। Hicks is a man who believes in true friendship. His friendship is so deep that he and his friend Paisley Fish are engaged with the same lady in courting her without any ill will and jealousy towards each other. दोनों की ही दोस्ती, दोनों ही किस में बिलीव करते हैं? हिक्स एक ऐसे आदमी है जो किस में बिलीव करते हैं? ट्रू फ्रेंडशिप में। और उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी है कि वो दोनों ही एक ही लेडी से क्या करते हैं, मीन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक ही लेडी से जब वो लव करते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में क्या नहीं होती, किसी तरह की इल फीलिंग नहीं आती, किसी तरह की जेलेसी नहीं आती एक दूसरे के लिए। दोनों ही सेम लेडी से लव करते हैं, दोनों ही सेम लेडी से मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई मैलिस फीलिंग, कोई इल फीलिंग, किसी तरह की कोई भी हॉस्टिलिटी या जेलेसी, बैड फीलिंग दोनों के मन में नहीं आती एक दूसरे के लिए। नाइदर फ्लैटरी, नो रिचेस, नो सोफेस्ट्री, नो ड्रिंक। और ये टेलीमेकस ने बताया था नैरेटर को कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं आएगा, कैन मेक ट्रबल बिटवीन हिक्स एंड पैसले फिश। कुछ भी हो जाए और ये सब चीज़ें उनको कभी भी, कोई किसी तरह की फ्लैटरी है, रिचेस है, क्योंकि देखिए साथ साथ बिजनेस किया, लेकिन कभी भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं आएगा। देयर इज़ नथिंग विच कैन डिस्ट्रॉय देयर ट्रू फ्रेंडशिप। सो 14th वन इज़, अच्छा यहाँ पर ना 13th वन में जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीज़न आफ्टर ब्रेकिंग फ्रेंडशिप। तो ये है कि ये सारे जो रीज़न्स होते हैं और स्पेशली यहाँ पर आपको वुमन का मेंशन करना है, जो टेलीमेकस ने कहा था, बताया था कि एक लड़की के कारण दो दोस्तों की दोस्ती अफेक्ट होती है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन ज़रूर करेंगे। व्हाट इज़ द अपरेंट डिफरेंस बिटवीन द कोर्टशिप्स ऑफ हिक्स एंड पैसले? तो दोनों ही क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं अपने अपने तरीके से। एंड व्हाट इज़ द अपरेंट डिफरेंस, दोनों के बीच आखिर क्या डिफरेंस होता है? देखिए दोनों ही प्रपोज करते हैं, दोनों ही पूरी कोशिश करते हैं और दोनों के बीच ये एक तरीके से ये प्लानिंग हुई थी, इस तरह की एक बात आई थी कि हम दोनों अपने अपने मेथड यूज़ करेंगे एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए। तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे, मैं अपनी कोशिश करूँगा, मेरा अपना तरीका होगा, तुम अपने तरीके से करना। और उस लेडी को हम दोनों में से जिसका भी मेथड पसंद आएगा, मेथड से मतलब जो भी वो लेडी हम दोनों में से जिससे भी इम्प्रेस्ड होगी, जिससे भी वो शादी करना चाहेगी, फिर दूसरे को कोई शिकायत नहीं होगी और ये बिल्कुल फेयर गेम होगा। तो दोनों का जो मेथड था वो सेम नहीं था, वो डिफरेंस था। तो वो किस तरह से डिफरेंस था? क्योंकि हिक ने अपने अलग मेथड से उनको प्रपोज किया था,
मीन्स उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, और पैसले ने अलग मेथड से। तो यहाँ पर जब आप पैसले का मेथड लिखेंगे तो आप ओथेलो का ज़रूर जिक्र करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि पैसले जैसे टेलीमेकर्स बताते हैं ह्यूमर के साथ कि शायद मुझे लगता है मेरे फ्रेंड पैसले ने शेक्सपियर का ओथेलो देख लिया होगा स्टेज पर, और उनको काफ़ी पसंद आया होगा ओथेलो की वो ट्रिक जिसमें वो डेस्टिमोना को क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं एडवेंचरस स्टोरीज सुनाकर, डिफरेंट इवेंट्स की स्टोरीज सुनाकर। और वो वही सेम कर रहे थे किसका दिल जीतने के लिए, मिसिस जेसप का। लेकिन वो भूल गए कि ड्रामा ड्रामा होता है, रियलिटी रियलिटी होती है, और जो स्टेज पर होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता। मीन्स जैसे ओथेलो ने डेस्टिमोना का दिल जीता, तो ये ज़रूरी नहीं था कि पैसले भी मिसिस जेसप का उसी मेथड से, उसी ट्रिक से उनका दिल जीत लेते। तो यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस था उसमें आप शेक्सपियर ओथेलो का मेंशन करेंगे, और फिर आप बताएंगे जो हिक्स का मेथड था कि उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, इट इज़ सो सिंपल टू विन द हार्ट ऑफ अ लेडी, सिंपली लर्न हाउ टू होल्ड हर हैंड। ओके, बस ये सीखो कि उसका हैंड को किस तरीके से आपको होल्ड करना है, एंड देन शी इज़ योर्स। तो इतना सिंपल उनका मेथड था, उन्होंने वही मेथड यूज़ किया। द टू फ्रेंड्स वॉन्ट टू मैरी मिसिस जेसप, बट देयर इज द रेलिक ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों ही शादी करना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट नो वन वुड मीट हर इन प्राइवेट। तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या टेलीमेकर्स ने कहा था, उन्होंने किस तरह की कंडीशन यहाँ पर रखी थी ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे, वो ज़रा सी भी इफ़ेक्ट ना हो। तो सबसे पहले शर्त क्या थी कि हम दोनों में से, ओके, चाहे इसमें टेलीमेकर्स हो चाहे पैसले हों, हम दोनों में से कोई भी उस लेडी से प्राइवेटली नहीं मिलेगा। मीन्स प्राइवेट में ना तो मिलेगा और ना ही प्राइवेट में किसी तरह की कोई बात करेगा। जब भी मुलाकात होगी, जब भी कोई बात होगी, तो वो दूसरे की प्रेजेंस में ही होगी। तो ये सबसे पहले उनकी यहाँ पर डिसाइड किया गया था। दे डिसाइडेड दैट नो वन वुड मीट हर इन प्राइवेट, नो वुड कोर्ट हर अलोन। और ना ही अकेले में, क्योंकि जब प्राइवेट में आप मिलोगी ही नहीं, और अकेले में चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे प्रपोज नहीं करोगे। तो आपने देखा था कि जब मिसिस यहाँ पर जैसे कुछ कहने वाली थी, और वो टेलीमेकर्स ने उनको तुरंत रोक दिया था कि नहीं, मेरा फ्रेंड आने वाला है, आप जो भी कहोगे मैं जो भी सुनूंगा, और मैं आप मुझसे कुछ पूछोगे मैं उसका आंसर दूंगा, सब कुछ मेरे फ्रेंड के सामने होगा। क्योंकि ये पहले ही कंडीशन रख दी गई थी, उन दोनों के बीच ये पहले ही सेट हो चुका था कि अगर कोई को प्रपोज भी करेगा उनको, तो वो अकेले में नहीं करेगा बल्कि दूसरे के सामने करेगा। फॉर हिक्स कोर्टिंग बिगिंस फ्रॉम होल्डिंग द लेडीज हैंड। और जो हिक्स का मेथड होता है प्रपोज करने का, एक लेडी को इम्प्रेस करने का, वो मेथड उनका बिल्कुल डिफरेंट था किससे, उनके फ्रेंड पैसले से। और उनका क्या मानना था कि जो कोर्टिंग स्टार्ट होती है, जो प्रपोजल, किसी को भी जब आप प्रपोज करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, होल्डिंग हर हैंड, कि किसी भी लेडी के हैंड को सबसे पहले उसे होल्ड करो। बट वन हैज़ टू बी केयरफुल, लेकिन बहुत केयरफुली काफ़ी ऐसा ना हो जाए कि उसे हर्ट हो वाइल होल्डिंग इट। तो जब भी उसका हाथ आप पकड़ो काफ़ी केयरफुल होकर पकड़ो। Both friends have different systems to reach for the easy places in the female heart। और दोनों ही फ्रेंड क्या करते हैं, उस लेडी के मन में जाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए उनके बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट उनके सिस्टम होते हैं। अब पैसले का क्या होता है, पैसले की स्कीम क्या होती है, पैसले का क्या मेथड होता है, वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, वॉज to petrify her with wonderful events that he had come across। और पैसले हमेशा क्या करते रहते हैं, उनको मिसिज यहाँ पर क्या नाम था उनका, कि वो उनको हमेशा किस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, एडवेंचरस स्टोरीज सुनाते हैं, वंडरफुल जो इवेंट्स होती हैं उनके बारे में मिसिस जेसिप को वो बताते रहते हैं। और मिसिस जेसिप को वो यहाँ पर देखिए, जब वो इस तरह की एडवेंचरस स्टोरीज़ या वंडरफुल इवेंट्स के बारे में बताते हैं,
दैट ही हैड कम अक्रॉस। टेलीमैकस ने बताया था नैरेटर को कि वो ऐसे सुनाते हैं स्टोरीज जैसे ओथेलो सुनाते थे, जो उनके साथ होता था। देखिए ओथेलो के साथ तो वो, क्योंकि ओथेलो वॉरियर थे और ओथेलो के साथ तो फिर भी बैटलफील्ड में वो सब इवेंट हुई होंगी, तो उन्होंने वो रियल स्टोरीज सुनाई होंगी। लेकिन पैसले की वो रियल स्टोरीज थी नहीं थी, वो इमेजिनरी थी, कुछ नहीं कह सकते, उससे कोई मतलब भी नहीं है कि वो कितनी रियल थी कितनी अनरियल थी। लेकिन बस वो सुनाते थे, चाहे वो कोई भी स्टोरी लेकर आए उसमें खुद को ऐड कर कर ऐसे बताते थे जैसे कि वो इवेंट उनके साथ हुई है, उनके साथ ही ऐसा घटा है। सो पेस्लेज स्कीम वॉज टू पेट्रीफाई हर विद वंडरफुल इवेंट्स। वो चाहते थे कि वो उनको इम्प्रेस कैसे करें वंडरफुल इवेंट्स से, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। दिस आइडिया केम टू हिज माइंड, और कहाँ से आया था ये आइडिया, ये वंडरफुल इवेंट का आइडिया उनको सुनाने का उनके माइंड में कहाँ से आया था? फ्रॉम शेक्सपियर्स ओथेलो। दस दे हैव अपेरेंट डिफरेंस टू कोर्टशिप आ लेडी। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस था, कितना दोनों ही एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट थे। और फिर हम देखते हैं स्टोरी जब हम पढ़ते हैं कि मिसिस जैसेप को किसका मेथड पसंद आया था? टेलीमैकस का। जब वो कहते हैं बिगिन्स फ्रॉम होल्डिंग द लेडीज हैंड, और उनको इतना गुस्सा आया था किस पर? पैसले पर। और उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हारी इन वंडरफुल इवेंट्स की जो तुम ये स्टोरी सुनाते हो, एडवेंचरस टेल्स सुनाते हो, मैं इतना इनसे बोर हो जाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मीन्स इरिटेशन होती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहती तुम्हें क्योंकि तुम फ्रेंड हो किसके? हिक्स के। गुड। तो वो बिल्कुल फ्रैंकली उनको बता भी देती हैं कि उन्हें ये सब स्टोरीज पसंद नहीं है। टेलीमैकस ने ये कहा भी था कि स्टेज में और रियल लाइफ में अंतर होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या मान लिया था? ओथेलो, और उनको डेस्टिमोना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Why does Hicks not accept Mrs. Jessup's advances before the arrival of Paisley? आखिर क्या रीज़न होता है कि हिक्स जो हमारे टेलीमैकस होते हैं, मिसिस जैसिप, जब मिसिस जैसिप जो उनको एडवांसेस देती हैं या मीन्स उनको एक तरीके से इनवाइट करती है, इनविटेशन देती हैं पैसले के आने से पहले, तो वो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? और ये भी हमें पता चल चुका है, आपने देखा है ऊपर भी क्वेश्चंस में हम इसका आंसर दे चुके हैं, क्योंकि दोनों के बीच एक ट्रू फ्रेंडशिप थी। और यहाँ पर ये जो कंडीशन थी, रूल्स थे, ये भी किसी ने बनाए थे? हिक्स ने ही बनाए थे कि हम दोनों में से कोई भी प्राइवेटली क्या नहीं करेगा? प्रपोज नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, बातें नहीं करेगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो एक दूसरे की प्रेजेंस में ही होगा। तो यहाँ पर यही रीज़न होता है कि वो क्या करता है, वो उनको रोक देता है और उनसे वो आगे बात नहीं करता। जबकि मिसेस जैसिप क्या करती है, उनकी बातों से लगता है जैसे कि वो उनको कहीं ना कहीं इनवाइट कर रही थी आगे बात करने के लिए। एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ओवरहेल्प्ड विद द प्रेजेंस ऑफ टेलीमैकस। Mr. Hicks feels a kind of sensation when Mrs. Jessup moves up close to him. तो यहाँ पर देखिए, आपने इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका है, जब एक बार क्या था कि मिस्टर हिक्स अकेले बैठे थे किसके साथ? मिसिस जेसप के साथ। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड पेस्ले। वो तब तक आई नहीं थी, वो उनका इंतजार कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मिसिस जेसप क्या होता है, उनके थोड़ा सा क्लोज़र आती हैं एंड शी बिकम्स रोमांटिक। ओके, तब वो क्वेश्चन पूछती है कि इतनी ब्यूटीफुल नाइट है और तुम्हें क्या लगता है, लोनलीनेस के बारे में तुम क्या फील करते हो? तो उनकी बातों से लग रहा था कि वो हिक्स को पसंद करती हैं और उनके साथ वो कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहती हैं। और वो ऐसा मोमेंट था कि रीडर समझ जाते हैं कि मिसिस जैसप अब उनको क्या कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं आगे बात करने के लिए। On the other hand, the two friends have decided to court the lady synonymously without any blood shed। और दोनों ही फ्रेंड्स ये डिसाइड कर चुके थे कि बिना किसी भी ब्लड शेड के, ओके, मीन्स जेलेसी नहीं होगी, एनमिटी नहीं होगी, तो ब्लड शेड भी नहीं होगा। बिना किसी का खून बहाए, बिना एक दूसरे को हर्ट किए, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, हम क्या करेंगे? हम दोनों ही फ्रेंड्स उस लेडी को
अलग अलग तरीके से अपने मेथड से क्या करेंगे, उसे प्रपोज करेंगे। सो हिक्स सेज दैट ही हैज़ टू वेट टिल पैसले कम्स, और क्योंकि हिक्स ने ही ये रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ही निकाला था, तो वो एकदम से रोक देते हैं। जैसे उनको लगता है कि मिसेस जैसेप क्या हो रही हैं, रोमांटिक हो रही हैं, उनके क्लोज आ रही हैं, तो उनको वो रोक देते हैं और क्या कहते हैं कि जस्ट वेट, पहले किसको आने दो, मेरे फ्रेंड को आने दो। पैसले कम बिफोर ही कैन गिव एन ऑडिबल हियरिंग टू द लेडी, कि तभी मैं तुम्हें सुनूंगा, जो भी तुम बोल रही हो, जो भी तुम्हें कहना है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, और मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें समझूंगा, तुम्हें कोई भी आंसर दूंगा, सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, अपने फ्रेंड की प्रेजेंस में। सो हिक्स डज नॉट एक्सेप्ट मिसिस जेसेप्स एडवांस एट दैट मोमेंट, और यही कारण होता है कि वो क्या करते हैं, उनका जो इनविटेशन होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये हाँ हमारे 15th क्वेश्चन हो चुके हैं, ओके, और हम आपको 20 कराएंगे, जैसे लास्ट भी हमने जितने भी आपको इसमें करा रहे हैं, कि अब देखिए इसमें आपका एक ही क्वेश्चन आपने करना है। तो 20 में से हम आ जाते हैं हमारे 16th वन पर, हु विंस द हैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट में जो हमारी स्टोरी का एंड होता है, मीन्स लास्ट में देखिए दोनों फ्रेंड्स के बीच क्या चल रहा है, पूरी कोशिश चल रही है, और बीच में एक लेडी है मिसिस जैसेप, कि वो दोनों में से उन्हें कौन इम्प्रेस करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि जीतता कौन है, दोनों फ्रेंड में से किसकी जीत होती है, दोनों फ्रेंड पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसका मेथड उनको ज़्यादा इम्प्रेस करता है, मिसिस जैसेप को, या फिर ये भी आ सकता है कि उनकी शादी किसके साथ होती है लास्ट में। तो यहाँ पर कौन जीतता है, किसका हैंड, मिसिस जैसेप का, और क्यों और कैसे, ओके, एंड हाउ या वाई, और वही क्यों जीतते हैं, मिस्टर हिक्स। अब मिस्टर हिक्स टेलीमैकस ही उनको इम्प्रेस कर पाते हैं और उन्हीं से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि हिक्स ने क्या नहीं किया था, उनको बोर नहीं किया था, और सिंपली उन्होंने कहा था कि उनको उनको केयर करो, उनका ध्यान रखो, और सिंपल कुछ नहीं करना है, बस उनका हैंड पकड़ना है, लेकिन केयरफुली। काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया था कुछ लोग कैसे हाथ पकड़ते हैं, और मीन्स इतना डिटेल में उन्होंने उस चीज़ को बताया था, उससे पता चला था कि वो ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा पैसले की तरह कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहते, सिर्फ एक सिंपल तरीके से उन्होंने उनको प्रपोज किया था। मिस्टर हिक्स नोज हाउ टू कोर्ट अ लेडी एंड हाउ टू होल्ड हर हैंड। मिस्टर टेलीमैकस को अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी लेडी को कैसे इम्प्रेस करते हैं, कैसे प्रपोज करते हैं, और कैसे उसका हाथ पकड़ते हैं, साइलेंटली एंड स्लाइटली। ओके, उन्होंने कहा था ना कि केयरफुली पकड़ो, बहुत ही आराम से। बट पैसले टेल्स स्टोरीज, लेकिन पैसले का क्या मेथड था, वो तो सिर्फ स्टोरीज सुनाते रहते थे, एडवेंचरस स्टोरीज सुनाते रहते थे, वंडरफुल इवेंट्स की, और जो सैड टेल्स होती थी एडवेंचर की, विच आर नॉट लाइक्ड बाई मिसिस जैसप, जो जैसप को क्या करती थी, इरिटेट करती थी, बोर करती थी, और वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करती थी, किसको, पैसले की स्टोरीज को। तो जो पैसले का मेथड था वो फेल हो चुका था। देन both of the friends have different system of reaching the heart of the lady। तो दोनों ही फ्रेंड्स का जो मेथड या टेक्निक या ट्रिक्स थी उनका हार्ट जीतने की, वो पूरी तरह से डिफरेंट थी। वंडरफुल रिलेशंस ऑफ इवेंट्स डू नॉट अट्रैक्ट द लेडी, और जो वो वंडरफुल इवेंट्स मेंशन करते थे उस लेडी के सामने पैसले, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्होंने उस लेडी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। शी फील्स मोर सेंसेशन वाइल इज टच्ड बाई मेंस हैंड, और उनको ज़्यादा अच्छा लगा किसका, किसकी केयरिंग, किसका मीन्स किसका सेंसेशन उनको ज़्यादा अच्छा लगा, टेलीमैकस का या हिक्स का, क्योंकि उसमें उनको एक इंटीमेसी लगी, एक क्लोजनेस लगी, उनको लगा कि उनको जो केयरिंग बिहेवियर था और उन्होंने उनको बोर नहीं किया, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगा। दिस वे इन द एंड हिक्स इज़ एबल टू विन द हैंड ऑफ द लेडी मिसिज जैसप, और यही रीज़न होता है कि इस शॉर्ट स्टोरी के एंड में कौन जीतता है, हु इज़ द विनर, ऑफ कोर्स हिक्स इज़ द विनर, एंड ही विन्स द हार्ट ऑफ मिसिज जैसप, एंड शी
गेट्स मैरिड। 17th वन इज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ओके। क्वेश्चंस देख लीजिए बस आप, लेकिन देखिए अभी तक तो आया नहीं है, इसके फ्यू चांसेस हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि ये आ सकता है आपका, क्योंकि एक ना ग्रामेटिकल बेस्ड था आपका, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैलाप्रोपिज्म वाला नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज मैलाप्रोपिज्म? पॉइंट आउट एनी वन एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टेलीमेकस, फ्रेंच और एनी अदर लिटरेरी क्रिएशन। तो देखिए मैलाप्रोपिज्म, पहले इसे समझिए कि मैलाप्रोपिज्म उसे कहते हैं कि हम कहना कुछ चाहते हैं पर हम कह कुछ और देते हैं। तो एक वर्ड होता है, जैसे कि एक सीरियल आया था आपका, खिचड़ी सीरियल था एक, और उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हम जिस पर हमारा पूरा फोकस होता है, वो कह कुछ और वर्ड यूज़ करती हैं लेकिन उसका मीनिंग कोई दूसरा ही निकल कर आ जाता है। कहना कुछ चाहती हैं पर वो बोल कुछ और देती है, तो उसे कहते हैं मैलाप्रोपिज्म, कि बोलने से, वर्ड यूज़ करने से सारा मीनिंग ही स्पॉइल हो जाता है, कुछ का कुछ मीनिंग निकल आता है। तो ये मैलाप्रोपिज्म होता है यहाँ पर, और ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट वन इज 18th वन, what keeps the reader guessing about, just wait, what keeps the reader guessing about from beginning to end? ऐसा क्या होता है कि जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी के शुरू होने से लेकर लास्ट तक ऐसा क्या रहता है कि जो रीडर क्या गैस करता रहता है, ओके, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो हम हमेशा क्या गैस करते रहते हैं? देखिए इतने सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है गैस करने की, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। अब ऐसा हो सकता है, अब ऐसा होगा, अब ये हुआ होगा। तो बहुत सारे ओ हेनरी ने हमें चांसेस दिए हैं क्या करने के, गैस करने के। द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ रोमांस, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब उनसे पूछा जाता है कि वॉट अबाउट योर लेफ्ट ईयर, कि तुम्हारे कान को क्या हुआ, तो इसकी क्या स्टोरी है, तो तभी हमारी स्टोरी ये इंटरेस्टिंग बन जाती है, और तभी हमें अजीब लगता है कि आखिर ये किस तरह का क्वेश्चन है या क्या ही हुआ होगा उनके कानों के साथ। और जब वो स्टोरी बताना शुरू करते हैं तो हमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो हम काफ़ी कुछ गैस करने लगते हैं, और बिल्कुल लास्ट में हमें बताया जाता है उनके कान की स्टोरी। सो काफ़ी सस्पेंस है इसमें, दोनों हैं, रोमांस है, सस्पेंस है। द रीडर इज पुट इन अ स्टेट ऑफ हेल्यूसिनेशन थ्रू आउट द स्टोरी, और ऐसे लगता है कि हमें पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, हेल्यूसिनेट कर दिया गया है। जब हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तो उस टाइम हम किस स्टेट में होते हैं, हमारी हालत कैसी होती है, जैसे कि हम किसी तरह के हेल्यूसिनेशन में हो। The narrator of the story keeps on the story move ahead with the help of his प्रोटेगोनिस्ट, और प्रोटेगोनिस्ट कौन होते हैं यहाँ पर, टेलीमैकस हिक्स। तो जो नैरेटर होते हैं स्टोरी के, वो आगे स्टोरी चलती रहती है, और किसकी हेल्प से चलती है आगे, टेलीमैकस की हेल्प से, क्योंकि वो बताते रहते हैं कि उनके साथ फिर क्या हुआ। The two friends try to win the love of their common dream lady, but Hicks wins and marries widow Mrs. Jessup. उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई, वो कहाँ मिले, कितने साल साथ रहे, फिर वो कहाँ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर उनको कौन मिलता है, उनके साथ उन दोनों की किस तरह की फीलिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं, फिर वो कैसे, क्या ही वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इस लेडी का हार्ट कैसे जीतेंगे, और फिर वो लेडी किसको पसंद करती है, फिर क्या कैसे मैरिज होती है। और हमें लगता है कि जब मैरिज हो चुकी है तो अब सब कुछ एंड हो गया, लेकिन जो लास्ट में इतना अच्छा एक सस्पेंस, इतना अच्छा ह्यूमर निकल कर आता है, वो इतना स्ट्राइकिंग होता है कि जिसके बारे में रीडर्स ने गैस नहीं किया होता। इतना अमेजिंग होता है इसका एंड। सो ये काफ़ी अच्छा है, सस्पेंस इसमें बना रहता है, और कहानी जो हमारी स्टोरी होती है आगे की तरफ चलती रहती है। देन फिर लास्ट में क्या होता है, जो मिसेस जैसिप विडो होती है वो हिक्स से मैरिज कर लेती हैं, एंड व्हेन ऑन द हनीमून नाइट ही रीचेस द ब्राइड्स रूम लेट इज हिट विद अ ब्रूम हैंडल, और वो ब्रूम हैंडल से उनको मारती हैं
जब वो लेट पहुंचते हैं, एंड गेट्स हिज ईयर ट्विस्टेड, और उसके कारण जो वो उन पर एक अटैक करती है ब्रूम हैंडल से, उसके कारण उनका लेफ्ट ईयर क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। दस द रीडर कीप्स ऑन गैसिंग अबाउट द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और हमें कुछ नहीं पता होता कि अब क्या आगे आएगा, अब क्या इस स्टोरी का एंड होने वाला है या मिडिल क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है हम क्या करते रहते हैं, हम सिर्फ गैस करते रहते हैं। तो ये हमारे 18th क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। अब 19th वन को देखते हैं। पॉइंट आउट एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि पूरे ही शॉर्ट स्टोरी क्या है, ह्यूमरस है, और इतना ज़्यादा ह्यूमर है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आना ही था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपने क्या लिखना है, एलिमेंट्स बताने हैं, जो एलिमेंट्स के इसमें हैं ह्यूमर के, बाय साइटिंग अ सिंगल एग्जाम्पल। और जहाँ भी आपको खुद भी लगा है कि यहाँ ह्यूमर है, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा भी गया है कि किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि यहाँ पर कहाँ ह्यूमर है, कौन से यहाँ पर आपको लगा कि ये ह्यूमर के एलिमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारे सीन्स हैं ऐसे, काफ़ी सारी इवेंट्स आती हैं जब हमें लगता है कि यहाँ पर ह्यूमर है, और जो भी आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, आप वही एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए, एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, हियर एंड देयर आर स्कैटर्ड द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर थ्रू आउट द स्टोरी टेलीमेकर्स फ्रेंड। शायद कोई भी ऐसी इवेंट हो, कोई भी ऐसी स्पीच वर्ड हो जहाँ पर ह्यूमर ना हो, तो ह्यूमर तो चारों तरफ फैला हुआ है इस शॉर्ट स्टोरी में। The writer has used subtle humor to make the story exciting and lively, और ये ह्यूमर ही है जो इस स्टोरी को क्या बनाता है, इतना लाइवफुल बनाता है, इतना एक्साइटिंग बनाता है। एट द वेरी बिगिनिंग, देखिए जब हम एक बार स्टोरी शुरू करते हैं तो फिर हम इसको बीच में नहीं रोक सकते, और हम इसके लास्ट में देखना चाहते हैं कि एंड इसका क्या होता है। तो क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, इसे हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और इतनी एक्साइटिंग बन जाती है स्टोरी कि हम इसको वन सिटिंग में पढ़ लेते हैं या पढ़ना चाहते हैं। एंड जानने के लिए, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी रीड अबाउट अ ट्विस्टेड ईयर, और जब स्टोरी देखिए स्टार्ट होती है तो हमें किसके बारे में पता चलता है, ट्विस्टेड ईयर के बारे में, कि टेलीमेकस के कान को क्या हुआ, उसके कान में ये कि क्यों ऐसे कटा है या कि इस तरह से क्यों मुड़ा हुआ है। एंड दिस इंसिडेंट ब्रिंग्स अस आ स्माइल एंड रेजिस अ क्यूरियोसिटी, और हमें भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमने आज तक इस तरह की स्टोरी में ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा किसी से, और हम भी जानना चाहते हैं उनके उनके कान की कहानी क्या है। और यही एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है रीडर्स के अंदर भी, जो उनको बांधे रखती है पूरी तरह से पूरी स्टोरी में, विच होल्ड्स अस टू रीड द स्टोरी अप टू इट्स फाइनल स्टेज। और यही एक स्टार्टिंग होती है कि हम चाहते हैं कि हम आगे की कहानी पढ़ें, अब क्या होगा, और फाइनल स्टेज तक हम आना चाहते हैं, क्योंकि हमें जानना है उसके ट्विस्टेड ईयर के मिस्ट्री के बारे में, कि उसके उसके लेफ्ट ईयर के साथ ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ। पेस्ली ड्रीम्स दैट द प्रीस्ट माइट मैरी हिम, और ये एक दूसरा यहाँ पर ह्यूमर काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि हमने देखा जब मिसिस जैसप और टेलीमेकस शादी करने जा रहे थे, पेस्ले की कोई होप नहीं थी, क्योंकि अब तो वो दोनों बिल्कुल शादी करने चर्च पहुँच चुके हैं, प्रीचर खड़े हैं, और जो भी मैरिज के या वेडिंग के रिचुअल्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सब होने जा रही हैं। और इस टाइम भी पेस्ले को पूरा विश्वास होता है, एक होप होती है कि शायद प्रीचर अब भी उनकी शादी किससे कर दे, मिसिस जैसप से। मीन्स वो लास्ट मोमेंट पर भी होप नहीं छोड़ते, अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ते, और वो ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि प्रीचर उनके साथ उनकी शादी कर दे। Paisley dreams that the priest might marry him to Mrs. Jessup by mistake, और उनको लगता है कि शायद हो सकता है प्रीचर क्या करे, गलती से ही सही, पर उनके साथ उनकी शादी कर दे। To avail suitable clothes for the wedding, he broke into a shop, और वो जो बता रहे थे कि उन्होंने कहा था ना टेलीमेकस ने कि मैं तभी शादी करूँगा, मैं मेरा जब फ्रेंड आ जाएगा,
तो वो इतने ट्रस्टवर्दी, इतने ट्रूथफुल होते हैं कि अपनी फ्रेंड के एब्सेंस में वो मिसेस जेसप से शादी भी नहीं करते। और जब पैसले लेट आते हैं तो वो एक कहानी सुनाते हैं कि वो मैं ना ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए गया था, दुकान बंद हो चुकी थी। फिर मैंने विंडो में से जो बैक साइड की विंडो थी मैंने उसको तोड़कर फिर अंदर से ड्राई फ्रूट्स निकाले। वो इस तरह की जो स्टोरी बताते हैं, जबकि रियलिटी क्या थी कि वो अपने लिए कपड़े लेने के लिए गए थे, अपने लिए कोई कॉस्ट्यूम ढूंढ रहे थे शादी का, ताकि उनकी शादी भी हो सके। तो वो पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ पर गए थे। To avail suitable clothes for the wedding, he broke into a shop as he wanted to look in his best so that priest could confuse himself and marry Jessup to him, ताकि प्रीचर भी या जो चर्च का प्रीस्ट है वो भी कंफ्यूज हो जाए कि इन दोनों में से दूल्हा कौन है और किसके साथ इनकी शादी करनी है, और वो गलती से ही सही उनकी शादी उनसे कर दे। तो ये भी एक ह्यूमर होता है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ हैड। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम पूछा गया है। हाउ हैड टेलीमेकस। अब क्योंकि हम एंड पर आ चुके हैं अपनी स्टोरी के, तो एंड में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि अब हमें पता चल चुका होता है कि उनके कान के साथ क्या हुआ, उनका कान इस तरीके से म्यूटिलेटेड या ट्विस्टेड क्यों हुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए। हाउ हैड टेलीमेकस हिक्स गोट हिज ईयर ट्विस्टेड एंड म्यूटिलेटेड। तो जो उसकी जो शेप बिगड़ चुकी थी उनके लेफ्ट ईयर की, इस तरीके से वो इतनी अजीब शेप में था, मुड़ा हुआ था, म्यूटिलेटेड था, तो क्यों था, कैसे, क्या हुआ ऐसा उनके साथ। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ में देखिए इस तरह से बताना है। आफ्टर द वेडिंग जेसप वेटेड इनसाइड द रूम। जो मिसिस जेसप थी, अब तो वो मिसिज हिक्स हो चुकी हैं, तो जब उनकी शादी हो जाती है हिक्स के साथ मिसिस जेसप की, तो वो क्या कर रही थी, रूम के अंदर उनका वेट कर रही थी फॉर हनीमून। बट हिक्स सैट आउटसाइड इन द कूल ब्रीज। और हिक्स कहाँ बैठे हुए थे, रूम के अंदर ना बैठकर वो बाहर बैठे हुए थे, कूल ब्रीज को एंजॉय कर रहे थे। इन द मीन टाइम, और मिसिस जेसप उनको कहती है कि अंदर आ जाओ, पुट ऑफ द लाइट, वो लाइट बंद कर देती हैं, एंड आस्क्ड हिक्स टू कम इनसाइड, और अपने हस्बैंड हिक्स से कहती हैं अंदर आने के लिए रूम में। ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम। और तब हिक्स को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्रेंड के, और वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। मीन्स वो इस टाइम भी फ्रेंड का वेट कर रहे थे जैसे कि वो हमेशा करते आए थे। और मीन्स उनके बीच ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे के प्रेजेंस में ही कुछ कहेंगे या कुछ बोलेंगे। और यहाँ पर भी देखिए अभी भी वो अपने फ्रेंड का वेट कर रही हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। और इस पर क्या होता है, जो कि ऐसा मोमेंट होता है, हिक्स फेल्ट समथिंग हैड शॉट एट हिज ईयर। और तभी हिक्स को ऐसा लगता है जैसे कि उनके ईयर पर किसी ने अटैक किया, किसी ने गोली चलाई हो, इस तरीके का उन्होंने फील किया। इनफैक्ट इट वॉज अ ब्रूम हैंडल, लेकिन कोई गोली नहीं चली थी उनके लेफ्ट ईयर पर। वो क्या था, वो ब्रूम हैंडल था। तो उनकी वाइफ ने, मिसिज हिक्स ने या मिसिस जेसप ने क्या किया था, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फ़ौरन क्या किया, अपने ब्रूम के हैंडल से हिट किया किसको, मिस्टर हिक को, जो पहले क्या थी, जेसप थी। तो ये उन्होंने किया था उन पर अटैक, जिसके कारण उनकी जो लेफ्ट ईयर था उसकी हालत ये हो गई थी, वो ट्विस्टेड हो गया था और म्यूटिलेटेड हो गया था। एंड दिस वे हिक्स हैड गॉट हिज ईयर ट्विस्टेड एंड म्यूटिलेटेड। तो यहाँ पर आप इसे अंडरलाइन कर देना, इट वॉज अ ब्रूम हैंडल हिट बाई मिसिज हिक्स नी जेसप। ओके, तो उनके कारण ऐसा हुआ था। और ये बात हमें पता चलती है शॉर्ट स्टोरी के एंड में आकर। बिगिनिंग हुई थी इसी से कि उनके ईयर की उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई, और लास्ट में हमें ये सीक्रेट पता चलता है, लास्ट में ये मिस्ट्री या ये क्यूरियोसिटी जो हमारी थी शुरू में, उसका हमें लास्ट में हमारे पास हमें बताया जाता है ओ हेनरी की ये इसका मेन रीज़न क्या थी, उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ के कारण उनके कान की ऐसी हालत हुई थी। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, इससे अलग और कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में। हो सकता है कि बस थोड़ा-सा लैंग्वेज को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, अदरवाइज़ ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।